एक बहुत ही दिलचस्प स्थिति की कल्पना करते हैं। मान लीजिए किसी ने अपने जीवन के पूरे 5 साल लगाकर एक ताला बनाया है, और ये कोई मामूली ताला नहीं है। अच्छा, तो कैसा ताला है ये? इसमें रेटिना स्कैनर लगा है, टाइटेनियम की बॉडी है, आवाज़ पहचानने वाला सेंसर भी है, और इसका डिज़ाइन इतना खूबसूरत है कि एकदम किसी कलाकृति जैसा दिखता है। तकनीक का एक बेहतरीन नमूना है ये। अरे वाह! और शायद इस ताले को बनाने वाले ने इसकी रिसर्च और डेवलपमेंट में लाखों रुपए भी खर्च किए होंगे। सुनने में तो ये एक बहुत ही क्रांतिकारी आविष्कार लगता है। बिल्कुल, आविष्कार तो शानदार है, लेकिन अब कहानी में एक अजीब मोड़ आता है। वो इंसान उस भारी भरकम हाईटेक ताले को अपने हाथों में लेकर शहर की सड़कों पर दर-दर भटक रहा है। भटक रहा है? क्यों? क्योंकि वो एक-एक घर के पास जाता है और ये देखने की कोशिश करता है कि क्या किसी घर का दरवाजा ऐसा है जहां उसका ये शानदार ताला फिट हो सके। अरे ये तो पूरी इंजीनियरिंग और लॉजिक ही उल्टा हो गया। मतलब कोई भी ताला हमेशा किसी विशिष्ट दरवाजे या किसी तिजोरी की सुरक्षा की जरूरत को ध्यान में रखकर बनाया जाता है ना? एकदम सही। ताला बनाकर उसके लिए दरवाजा ढूंढने निकलना तो ऊर्जा और समय की सबसे बड़ी बर्बादी है। और यही वो उल्टी अप्रोच है जिसे अरिंदम पॉल ने अपनी किताब जीरो टू स्केल में बिजनेस की दुनिया की सबसे बड़ी गलती बताया है। आज की इस खास चर्चा में हमारे सामने इसी किताब के नोट्स हैं। बिल्कुल। और हमारा मुख्य मिशन आज ये समझना है कि एक साधारण से विचार को, एक छोटे से आइडिया को शून्य से शुरू करके एक बड़े और सफल ब्रांड में कैसे बदला जाता है। अक्सर ऐसा लगता है कि बिजनेस का मतलब सिर्फ प्रोडक्ट बेचना होता है, लेकिन आज के नोट्स पूरी तरह से एक अलग सच्चाई पेश करते हैं। हाँ, और मैं कहूंगी कि जीरो टू स्केल केवल एक किताब नहीं है, ये बिजनेस को शून्य से शिखर तक ले जाने का एक बहुत ही प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क है। अगर इन नोट्स को खंगालें तो एक बात बार बार उभर कर सामने आती है। कौन सी बात? यही कि बिजनेस की दुनिया में रोजाना हजारों लोग ठीक वही गलती कर रहे हैं। वे पहले ताला बना रहे हैं और फिर उसके लिए दरवाजा ढूंढ रहे हैं। मतलब प्रोडक्ट पहले और समस्या बाद में। बिल्कुल। इस किताब के नोट्स में बिजनेस शुरू करने की जो सबसे पहली शर्त बताई गई है वो ये है कि शुरुआत किसी प्रोडक्ट से नहीं बल्कि एक समस्या से होनी चाहिए। सही बात है। ज्यादातर नए उद्यमी एक गैराज या कमरे में बंद होकर महीनों तक एक ऐसा सॉफ्टवेयर, ऐप या गैजेट बनाने में लगे रहते हैं जो उन्हें खुद बहुत पसंद होता है। हाँ, उन्हें लगता है कि ये आइडिया तो दुनिया बदल देगा। एकदम। वे ये मान लेते हैं कि अगर ये चीज उन्हें इतनी अच्छी लग रही है तो दुनिया भी इसे हाथों हाथ लेगी। लेकिन जब वे उस प्रोडक्ट को बाजार में उतारते हैं तो सन्नाटा छा जाता है, कोई उसे नहीं खरीदता। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो प्रोडक्ट लोगों की किसी असली चुभने वाली समस्या का समाधान नहीं कर रहा होता है, जिसे अंग्रेजी में रियल प्रॉब्लम कहा जाता है। यहाँ पर एक सवाल उठाना लाजमी है। आज का दौर डिजिटल विज्ञापनों का दौर है। हर तरफ सोशल मीडिया, इन्फ्लुएंसर्स और बड़ी बड़ी मार्केटिंग एजेंसियां मौजूद हैं। हाँ, वो तो है। तो क्या एक भारी भरकम मार्केटिंग बजट के दम पर किसी भी साधारण या गैर जरूरी प्रोडक्ट को नहीं बेचा जा सकता? क्या मार्केटिंग में इतनी ताकत नहीं है कि वो किसी भी चीज के लिए एक आर्टिफिशियल डिमांड या कृत्रिम मांग पैदा कर दे? देखिए, मार्केटिंग की ताकत से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन मार्केटिंग केवल ध्यान खींच सकती है, यानी अटेंशन ला सकती है। वो ग्राहक को रोक कर नहीं रख सकती, जिसे हम रिटेंशन कहते हैं। अच्छा, विज्ञापन देखकर लोग आ तो जाएंगे? हाँ, जब कोई कंपनी करोड़ों रुपए विज्ञापनों पर खर्च करती है तो लोग उस प्रोडक्ट को एक बार खरीद भी लेंगे। लेकिन जब वो प्रोडक्ट उनके घर पहुंचेगा और उन्हें एहसास हुआ कि ये किसी काम का नहीं है। बिल्कुल, जब उन्हें लगेगा कि ये उनकी जिंदगी में कोई असली वैल्यू नहीं जोड़ रहा है या उनकी कोई वास्तविक परेशानी दूर नहीं कर रहा है, तो वे कभी दोबारा उस ब्रांड की तरफ लौटकर नहीं आएंगे। ये तो सोचने वाली बात है। और कोई भी बड़ा बिजनेस केवल पहली बार की बिक्री से नहीं बनता। एक सफल ब्रांड की नींव उन रिपीट कस्टमर्स पर टिकी होती है जो बार बार लौट कर आते हैं। सही बात है। और कोई बार बार वही चीज खरीदता है जो उसकी किसी असली समस्या को हल कर रही हो। एकदम। अगर प्रोडक्ट में दम नहीं है तो बेहतरीन मार्केटिंग सिर्फ इतनी मदद करती है कि वो कंपनी तेजी से दिवालिया हो जाती है। अरे बाप रे, तेजी से दिवालिया? हाँ, क्योंकि गलत प्रोडक्ट का प्रचार बहुत तेजी से हो जाता है। लोग एक दूसरे को बताने लगते हैं कि ये चीज खराब है। ये बहुत ही स्पष्ट करने वाला नजरिया है। यानी एक रियल प्रॉब्लम को ढूंढना और उसे सुलझाना,
ही जीरो से स्केल करने का पहला कदम है। बिल्कुल। अब मान लेते हैं कि एक बहुत ही ज्वलंत समस्या मिल गई है और उसका एक बेहतरीन समाधान भी तैयार कर लिया गया है। इसके बाद नोट्स एक नए सवाल की तरफ इशारा करते हैं। और वो सवाल क्या है? सवाल ये है कि आखिर ये समस्या है किसकी? किताब में एक बहुत ही कड़वी बात लिखी गई है कि हर किसी को अपना कस्टमर बनाने की कोशिश करना व्यापार की सबसे बड़ी भूल है। और मैं बता रही हूँ, ये भूल लगभग हर नया बिजनेस करता है। अगर किसी से पूछा जाए कि ये प्रोडक्ट किसके लिए है, तो अक्सर जवाब मिलता है ये हर इंसान के लिए है। हाँ, क्योंकि कोई भी अपनी मार्केट को छोटा नहीं करना चाहता। सबको लगता है कि ज्यादा लोग मतलब ज्यादा फायदा। यही तो मनोविज्ञान है। लेकिन हकीकत ये है कि सबको टारगेट करने का मतलब है किसी को भी टारगेट ना करना। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता सुनने में? लगता है, लेकिन जब तक किसी आदर्श ग्राहक या आइडियल कस्टमर का एक स्पष्ट चित्र दिमाग में नहीं होगा, तब तक बात नहीं बनेगी। मतलब उसकी उम्र क्या है, उसकी आमदनी कितनी है, वो किन चीज़ों से परेशान रहता है, जब तक ये नहीं पता होगा तब तक उसे आकर्षित करने वाला संदेश नहीं बनाया जा सकता। लेकिन अगर गणित के नजरिए से देखा जाए तो जितने ज्यादा लोग उतनी ज्यादा बिक्री की संभावना होनी चाहिए ना? हाँ, ये सोचना आम बात है। अगर हम फोकस को सिर्फ एक बहुत छोटे से वर्ग, जिसे नीश कहा जाता है, उस पर ही सीमित कर देंगे तो क्या इससे बिजनेस की ग्रोथ पर ब्रेक नहीं लग जाएगा? ये डर बहुत स्वाभाविक है, लेकिन डिजिटल दुनिया के एल्गोरिदम और इंसानी मनोविज्ञान पूरी तरह से अलग तरीके से काम करते हैं। इसे एक उदाहरण से डिकोड करते हैं। हाँ, बताइए। मान लीजिए एक ऐसा जूता बनाया गया है जो दौड़ते समय घुटनों पर पड़ने वाले झटके को कम करता है। अब अगर इसका विज्ञापन ये कहकर चलाया जाए कि ये जूता हर किसी के लिए है, तो क्या होगा? जो लोग सिर्फ ऑफिस जाने के लिए जूते पहनते हैं वो शायद इस पर ध्यान नहीं देंगे। बिल्कुल। और जो लोग सच में मैराथन दौड़ते हैं, उन्हें ये सिर्फ एक साधारण जूता लगेगा। विज्ञापन का सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा। अच्छा, तो फिर सही तरीका क्या है? सही तरीका ये है कि उस नीश पर फोकस किया जाए। विज्ञापन में सीधे तौर पर कहा जाए, क्या मैराथन की ट्रेनिंग के बाद आपके घुटनों में दर्द रहता है? ये जूता खास आपके लिए है। अरे वाह! तो जो भी मैराथन रनर उस एड को देखेगा वो तुरंत रुक जाएगा। एकदम सही। उसे लगेगा कि ये ब्रांड सीधे उससे बात कर रहा है और वो आम जूतों के मुकाबले इस जूते के लिए दुगनी कीमत देने को भी तैयार हो जाएगा। इस सटीकता की वजह से खरीदने की दर बहुत अधिक होती है। ये उदाहरण तो पूरी तस्वीर साफ कर देता है। संदेश इतना धारदार होना चाहिए कि सही ग्राहक को लगे कि ये प्रोडक्ट उसी के लिए बनाया गया है। बिल्कुल। शुरुआत में एक छोटे लेकिन बेहद जरूरतमंद ग्राहक वर्ग पर कब्जा करना ही स्केल करने का सही रास्ता है। अब यहां से बात एक कदम आगे बढ़ती है। समस्या मिल गई, सही ग्राहक भी मिल गया, लेकिन आज के समय में सिर्फ एक अच्छा प्रोडक्ट होना ही काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं। नोट्स में स्पष्ट रूप से लिखा है कि लोग आज प्रोडक्ट नहीं, ब्रांड खरीदते हैं। अगर इसे रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ा जाए तो बाजार में 20 रुपए की साधारण पानी की बोतल भी मिलती है। हाँ, और 200 रुपए की हिमालय के किसी खास झरने के पानी की बोतल भी मिलती है। एकदम सही। प्यास दोनों वो बुझाती हैं, लेकिन लोग उस महंगे पानी को सिर्फ उसके नाम और भरोसे के लिए खरीदते हैं। तो सवाल यह है कि ये ब्रांड नाम की जादुई चीज आखिर बनती कैसे है? देखिए, ब्रांड कोई लोगो या कोई फैंसी रंग नहीं होता। ब्रांड एक भावना है, एक पहचान है, और सबसे बड़ी बात एक भरोसा है। भरोसे से आपका क्या मतलब है यहाँ? जैसे जब कोई किसी खास कंपनी का महंगा फोन खरीदता है, तो वो केवल प्रोसेसर और कैमरे के लिए पैसे नहीं दे रहा होता। वो उस फोन को हाथ में पकड़कर जो आत्मविश्वास और रुतबा महसूस करता है, उसके लिए पैसे देता है। सही बात है। और इस भरोसे को बनाने के लिए किताब में जिस सबसे अहम टूल का जिक्र किया गया है वो है स्टोरी टेलिंग, यानी कहानी सुनाना। बिल्कुल। लेकिन आज जब हर इंसान का फोन इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक ऐड से भरा पड़ा है, बिल्कुल, तो एक नई कंपनी अपनी कहानी के जरिए जगह कैसे बनाएगी? कहानियों के जरिए ही बनाएगी। मानव मस्तिष्क का विकास इस तरह से हुआ है कि वो तथ्यों, आंकड़ों या फीचर्स को बहुत जल्दी भूल जाता है। हाँ, दिन भर में स्क्रीन पर हजारों विज्ञापन चमकते हैं। बिल्कुल, और दिमाग में एक एड ब्लाइंडनेस आ गई है। दिमाग तुरंत ऐसे किसी भी संदेश को ब्लॉक कर देता है जो उसे कुछ बेचने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन जब कोई कहानी शुरू होती है तो दिमाग के सारे रिसेप्टर्स खुल जाते हैं। एकदम सही। ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे अगर कोई टीवी पर विज्ञापन आता है
तो हम चैनल बदल देते हैं या उसे म्यूट कर देते हैं। लेकिन अगर दोस्तों के बीच कोई किस्सा या किसी के संघर्ष की कहानी चल रही हो तो हर कोई पूरा ध्यान लगाकर सुनता है। ठीक यही फॉर्मूला बिजनेस में लागू होता है। मान लीजिए 2 कॉफी ब्रांड्स हैं। पहला ब्रांड एक पोस्टर लगाता है जिसमें लिखा है सबसे बेहतरीन कॉफी बीन्स, शानदार स्वाद। तो ये तो एक साधारण तथ्य है जो किसी को याद नहीं रहेगा। बिल्कुल। अब दूसरा ब्रांड एक छोटी सी वीडियो बनाता है। उसमें वो बताता है कि कैसे उस कॉफी कंपनी के संस्थापक ने कोलंबिया के छोटे से गांव के किसानों के साथ मिलकर एक ऐसा तरीका खोजा जिससे कॉफी की खेती भी बेहतर हुई और किसानों की आमदनी भी दोगुनी हो गई। अरे वाह, ये तो सीधा भावनाओं पर असर करता है ना। ये वीडियो लोगों को जोड़ता है। जब वे वो कॉफी खरीदते हैं तो उन्हें लगता है कि वे एक अच्छे काम का हिस्सा बन रहे हैं। यही कहानी एक साधारण से कॉफी के डब्बे को एक प्रीमियम ब्रांड में बदल देती है। तो कहानी और भावनाओं से लोग आ तो गए और उन्होंने प्रोडक्ट भी खरीद लिया। लेकिन क्या सिर्फ अच्छी कहानियों और भावनाओं के दम पर कंपनी का किराया दिया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। कर्मचारियों को सैलरी दी जा सकती है? नहीं, वो तो पैसों से ही दी जाएगी। यहीं पर 0 to स्केल के नोट्स का सबसे कड़वा और हकीकत से रूबरू कराने वाला हिस्सा सामने आता है, यूनिट इकोनॉमिक्स। हाँ, बिजनेस का सबसे जरूरी गणित। इस हिस्से में 2 बहुत ही भारी भरकम तकनीकी शब्दों का जिक्र है, CAC और LTV। एक आम इंसान या नए उद्यमी के लिए इन डरावने शब्दों का असली मतलब क्या है? देखिए, ये शब्द सुनने में डरावने लग सकते हैं, लेकिन ये बिजनेस का वो गणित है जिसके बिना हर कहानी का अंत बुरा ही होता है। इन शब्दों को डिकोड करना बहुत आसान है। अच्छा, तो सबसे पहले CAC क्या है? CAC का मतलब है कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। सीधे शब्दों में, एक नए ग्राहक को अपनी दुकान या वेबसाइट तक लाने और उसे पहली बार अपना सामान बेचने के लिए विज्ञापनों और मार्केटिंग पर कुल कितना पैसा खर्च करना पड़ा। समझ गया। और LTV? दूसरा शब्द है LTV, यानी लाइफ टाइम वैल्यू। इसका मतलब है कि वह ग्राहक अपने पूरे जीवन काल में या जब तक वो उस ब्रांड से जुड़ा रहता है, उस बिजनेस को कुल कितना प्रॉफिट दे रहा है। तो इसका नियम क्या है? एक सफल बिजनेस का सीधा सा नियम है, LTV को हमेशा CAC से ज्यादा होना चाहिए। चलिए, इस गणित को एक वास्तविक स्थिति में रखकर देखते हैं। मान लीजिए एक नया बिजनेस शुरू हुआ है जो 100 रुपए का कोई ऑर्गेनिक साबुन बेच रहा है। ठीक है। लेकिन फेसबुक और इंस्टाग्राम पर विज्ञापन चलाकर उस एक ग्राहक को वेबसाइट तक लाने में 150 रुपए खर्च हो गए, यानी 100 रुपए की कमाई और 150 रुपए का खर्च। मतलब हर बिक्री पर सीधा 50 रुपए का नुकसान। बिल्कुल। तो क्या शुरुआत में तेजी से ग्रो करने के लिए इस तरह का नुकसान सहना एक सही रणनीति है? इस सवाल के जवाब में ही कई कंपनियों की हार या जीत छुपी होती है। ये नुकसान सहना समझदारी है या बेवकूफ़ी, ये पूरी तरह से LTV पर निर्भर करता है। वो कैसे? अगर वो ग्राहक 100 रुपए का साबुन खरीदता है और फिर कभी लौटकर नहीं आता, तो ये मॉडल एक ऐसी बाल्टी के तरह है जिसके पेंदे में बड़ा सा छेद है। बिजनेस बहुत जल्दी डूब जाएगा, क्योंकि आप हर बार 50 रुपए का नुकसान उठा रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर वो साबुन वाकई में किसी रियल प्रॉब्लम को हल कर रहा है, जैसे कि किसी की स्किन की कोई पुरानी एलर्जी ठीक कर रहा हो, हाँ, तो वो ग्राहक उस साबुन का दीवाना हो जाएगा। वो हर महीने वो साबुन खरीदेगा। 1 साल में वो 1200 रुपए का साबुन खरीद लेगा। अरे वाह, ये तो पूरी गेम ही बदल गई। अब अगर पूरे परिदृश्य को देखा जाए तो एक ऐसा ग्राहक जो साल भर में 1200 रुपए देने वाला है, उसे हासिल करने के लिए शुरुआत में 150 रुपए खर्च करना और पहली सेल पर 50 रुपए का नुकसान उठाना, ये तो दुनिया का सबसे बेहतरीन निवेश है। बिल्कुल, यही यूनिट इकोनॉमिक्स का जादू है। क्या बात है, इस गणित ने तो पूरी तस्वीर ही बदल दी। इसका मतलब है कि शुरुआत में ग्राहक को लाने का खर्च मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि वो ग्राहक आपके साथ कितने लंबे समय तक टिकता है। एकदम सही कहा आपने। और जब ये गणित सही बैठने लगता है, पैसा आने लगता है, तो हर किसी की आंखों में एक ही सपना होता है, रातों रात पूरे देश और दुनिया में छा जाना। हाँ, इसे ही स्केलिंग कहते हैं। बिल्कुल। किताब के आखिरी हिस्से में इसी स्केलिंग यानी बिजनेस को तेजी से बड़ा करने की बात की गई है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी चेतावनी भी दी गई है, और वो चेतावनी बहुत जरूरी है। इसे समझने के लिए एक स्थिति की कल्पना करते हैं। ये तो कुछ ऐसा हो गया कि किसी ने एक फॉर्मूला 1 रेसिंग कार का बेहद शक्तिशाली इंजन तो बना लिया, लेकिन उस इंजन को एक पुरानी कमजोर साइकिल के पहियों पर फिट कर दिया। और फिर पूरी ताकत से एक्सेलरेटर दबा दिया। तो क्या होगा? जाहिर है वो साइकिल तेज दौड़ने के बजाय वहीं पर टूटकर बिखर जाएगी और पहिए निकलकर भाग जाएंगे। ये तुलना बिल्कुल सटीक है।
बिजनेस की दुनिया में बिना सही तैयारी के अंधाधुंध पैसा डालकर तेजी से बड़ा बनने की कोशिश करना सबसे घातक गलतियों में से एक है। इसे प्रीमेच्योर स्केलिंग कहते हैं। तो सही तरीका क्या है? रेसिंग कार के उस इंजन को सही चेसिस और मजबूत पहियों की जरूरत होती है। बिजनेस की भाषा में इस मजबूत पहिए या आधार को प्रोडक्ट मार्केट फिट कहा जाता है, शॉर्ट में PMF। किताब के नोट्स में ये प्रोडक्ट मार्केट फिट शब्द बार बार आता है। ये असल में दिखता कैसा है? कैसे पता चलता है कि ये फिट हासिल हो गया है? जब प्रोडक्ट मार्केट फिट मिलता है तो बाजार खुद प्रोडक्ट को खींचने लगता है, मतलब कंपनी को धक्का नहीं मारना पड़ता। इसका सबसे बड़ा लक्षण ये है कि कंपनी प्रोडक्ट बना नहीं पाती और वो बाजार में बिक जाता है। अच्छा, डिमांड इतनी बढ़ जाती है। हाँ, ग्राहक खुद ब खुद अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को प्रोडक्ट के बारे में बताने लगते हैं। वर्ड ऑफ माउथ इतना मजबूत हो जाता है कि बिना किसी विज्ञापन के भी बिक्री बढ़ने लगती है। और शायद सर्वर भी डाउन होने लगते हैं क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है। बिल्कुल। जब तक ऐसी स्थिति ना आ जाए तब तक मार्केटिंग और विज्ञापनों में करोड़ों रुपए झोंकना सिर्फ पैसे में आग लगाने जैसा है। सही बात है। अगर प्रोडक्ट मार्केट फिट नहीं है और बिजनेस को जबरदस्ती स्केल किया जाता है तो ये बस उस छेद वाली बाल्टी में और ज्यादा तेजी से पानी भरने जैसा है। बाल्टी कभी नहीं भरेगी, सिर्फ पानी यानी पैसा बर्बाद होगा। तो 0 to स्केल का नियम बहुत स्पष्ट है। पहले फिट हासिल करें, उसके बाद ही स्केल करें। एकदम सही। तो आज की इस गहरी चर्चा के सारे बिंदुओं को अगर एक सूत्र में पिरोया जाए तो शून्य से शिखर तक का सफर कुछ इस तरह दिखाई देता है। हाँ, चलिए इसे समेटते हैं। सबसे पहले एक असली समस्या यानी रियल प्रॉब्लम को ढूंढना और उसे हल करना। उसके बाद अपने उस खास ग्राहक को गहराई से समझना जिसकी वो समस्या है। बिल्कुल। फिर सिर्फ फीचर्स न बेचकर एक बेहतरीन कहानी के जरिए ग्राहकों की भावनाओं से जुड़ना और एक ब्रांड बनाना। इसके साथ ही CAC और LTV के कठोर गणित को अपने पक्ष में रखना ताकि बिजनेस आर्थिक रूप से मजबूत रहे। और अंत में जब प्रोडक्ट मार्केट फिट की मजबूत नींव तैयार हो जाए, केवल तभी सही समय आने पर पूरी ताकत के साथ स्केल करना। बिल्कुल, ये एक ऐसा प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क है जो ये साबित करता है कि सफलता कोई रहस्यमयी चमत्कार नहीं है। हाँ, ये एक के बाद एक सही दिशा में उठाए गए तार्किक कदमों का परिणाम है। और ये ब्लूप्रिंट केवल स्टार्टअप्स तक सीमित नहीं है। सही काम। ये किसी भी नए प्रोजेक्ट या विचार को जमीन पर उतारने के लिए समान रूप से काम करता है। एकदम। इस पूरी चर्चा को समेटते हुए अंत में एक ऐसा विचार है जो इन नोट से ही उपजता है, लेकिन बिजनेस की दुनिया से बाहर निकालकर सीधा निजी जिंदगी पर लागू होता है। वो क्या? अगर एक व्यापार की पूरी सफलता इस बात पर टिकी है कि उसका प्रोडक्ट बाजार की किसी असली जरूरत को पूरा करें, यानी प्रोडक्ट मार्केट फिट हासिल हो, तो क्या करियर और निजी विकास के मामले में भी स्किल मार्केट फिट नहीं ढूंढना चाहिए? अरे वाह, ये तो बहुत ही गहरा सवाल है ना? इस पर विचार किया जा सकता है कि आज जो भी स्किल्स, जो भी डिग्रियां या जो भी काबिलियत हमारे पास हैं, क्या वो आज की बदलती दुनिया की किसी असली समस्या को हल कर रही हैं? बिल्कुल। या फिर स्थिति उसी इंसान जैसी हो गई है जो हाथों में एक बेहद सुंदर, हाईटेक और महंगा ताला लेकर खड़ा है और अब दर-दर भटक कर एक ऐसा दरवाजा ढूंढने की कोशिश कर रहा है जो शायद दुनिया में है ही नहीं। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको जरूर मंथन करना चाहिए। बिल्कुल। आज की इस चर्चा में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।